जावा से पलायन की कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। चलिए इसे शुरू करते हैं। यह सब कुछ ही दिनों के अंतराल में हुआ था। कैसिया के पेड़ों पर फूल आने शुरू ही हुए थे जब बटाविया, अब जकार्ता, पर पहली बमबारी हुई। चटक गुलाबी फल अब सड़कों पर पड़े मलबे में बिखरे दिखाई दे रहे थे। हमें खबर मिल चुकी थी कि सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया है। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे लगता है वे लोग जावा पर भी जल्दी ही कब्जा कर लेंगे। जब ब्रिटिश पराजित हो चुके हैं तो डच कैसे जीत सकते हैं। वह डच लोगों की आलोचना नहीं कर रहे थे। वह जानते थे कि उनके पास ब्रिटेन की तरह साम्राज्य का समर्थन नहीं था। सिंगापुर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। उसके हार मान लेने के बाद पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोपियन लोगों का व्यापक पलायन अपरिहार्य था। वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जावानीज युद्ध के विषय में क्या सोचते थे, यह बताना अब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था और देश दुनिया के मामलों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोग जानते थे कि उनके डच शासकों के बदले अब जापानी शासक आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो युद्ध समाप्त होने के बाद जावा की आज़ादी के सपने देखते थे। हमारे पड़ोसी अमी हार्मोनो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो भविष्य में ऐसे समय के आने की कल्पना कर रहे थे जब जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप मिलकर एक स्वतंत्र देश का रूप ले लेंगे। वे एक कॉलेज प्रोफेसर थे और डच, चाइनीज, जावानीज भाषाओं के अलावा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे। उनका बेटा सोनो लगभग मेरी उम्र का था। मेरे परिचितों में वह अकेला लड़का था जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था, इसलिए हम साथ में काफी समय बिताते थे। हमारा सबसे प्रिय शौक था पार्क में जाकर पतंगें उड़ाना। बमबारी ने जल्दी ही हमारे पतंग उड़ाने के शौक पर विराम लगा दिया। हवाई हमले की चेतावनी दिन भर, रात भर गूंजती रहती थी। हालांकि शुरुआत में ज्यादातर बम बंदरगाह के नजदीक गिरे, जो हमारे घर से कुछ मील की दूरी पर था। फिर भी हमें घर में बंद होकर ही रहना पड़ता था। यदि हवाई जहाज की आवाज ज्यादा पास से आती तो हम सब पलंग या टेबल के नीचे घुस जाते। मुझे याद नहीं है कि उस समय वहां खाइयां थीं या नहीं। शायद पहले किसी को खाई खोदने का समय नहीं मिला था और अब तो सिर्फ कब्र खोदने का समय था। घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घटित हो रही थीं और वहां रहने वाले सभी लोग, सिवाय जावानीज लोगों के, जावा से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहे थे। तुम लोग कब जा रहे हो? एक दिन जब हम हवाई हमलों में विराम के बीच बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे तो सोनो ने पूछा, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, ये सब मेरे पिताजी पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी कह रहे थे कि जापानी 1 हफ्ते में यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर तब भी तुम लोग यहीं रहोगे तो वे तुम्हें रेलवे के निर्माण कार्य में लगा देंगे। मुझे वह काम करना बुरा नहीं लगेगा। मैंने उसकी बात का विरोध किया। लेकिन वे लोग तुम्हें पेट भर खाने को भी नहीं देंगे, सिर्फ कीड़ों वाले चावल देंगे और अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसा तो वे फौजियों के साथ करते हैं। मैंने कहा, हम तो सिविलियंस, आम नागरिक हैं। वे सिविलियंस के साथ भी ऐसा करते हैं, सोनो ने कहा। मेरे पिताजी और मैं बटाविया में क्या कर रहे थे जब हमारा घर पहले भारत में और फिर सिंगापुर में था। पिताजी रबर का व्यापार करने वाली एक फर्म में काम करते थे और 6 महीने पहले उन्हें एक डच कंपनी के साथ साझेदारी में नया ऑफिस खोलने के लिए बटाविया भेजा गया था। हालांकि मैं बच्चा था, फिर भी मैं उनके साथ हर जगह जाता था। मेरी माँ की मृत्यु तभी हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था और तब से पिताजी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। युद्ध की समाप्ति के बाद वह मुझे इंग्लैंड ले जाने वाले थे। क्या हम युद्ध जीतने वाले हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जीतने वाले थे। बंदरगाह पर पिताजी के साथ खड़े खड़े मैं सिंगापुर से शरणार्थियों से भरे जहाज आते देख रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे सब तपती धूप में जहाज की छत पर डेरा डाले हुए थे। सभी कमजोर, थके हुए और चिंतित लग रहे थे।
वे या तो कोलंबो जा रहे थे या बम्बई। बटाविया के तट पर कोई नहीं उतरा। यह ब्रिटिश इलाका नहीं था, डच था, और सब जानते थे कि बहुत दिनों तक ये डच भी नहीं रहने वाला है। क्या हम भी यहाँ से नहीं चलेंगे? मैंने पूछा। सोनो के पिताजी कह रहे थे, जापानी किसी भी दिन यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे पास अभी भी कुछ दिनों का समय है, पिताजी ने कहा। वे एक नाटे कद के गठीले शरीर वाले व्यक्ति थे, जो कभी-कभी ही उत्तेजित होते थे। वे परेशान होते थे, तो भी किसी को दिखाते नहीं थे। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद हम चलेंगे। हम जाएंगे कैसे? उन जहाज़ों में तो बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, सच में नहीं है, लेकिन हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बेटा, चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि पिताजी इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। वे कहा करते थे, हर समस्या का हल कहीं न कहीं छुपा होता है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। सड़कों पर ब्रिटिश फौजी गश्त लगाते रहते थे, लेकिन वे हमें सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पाते थे। वे तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेना के जहाज आए और उन्हें यहाँ से ले जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जावा को बचाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। हर कोई वहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। हालांकि जावानीज लोग डच लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनके मन में किसी एक यूरोपियन के प्रति वैर भाव नहीं था। मैं सड़क पर बिना किसी डर के घूम सकता था। कभी कभी चाइनीज क्वार्टर्स, सैन्यवास से कुछ छोटे बच्चे मेरी ओर इशारा करके चिल्लाते, औरंग बुलंदी, डचमैन। लेकिन वे ऐसा खेल खेल में करते थे, और मुझे उनकी भाषा इतनी अच्छी तरह नहीं आती थी कि मैं उन्हें समझा पाऊं कि अंग्रेज डच नहीं होते। उनके लिए सभी गोरे एक समान होते थे, और यह बात समझ में भी आती थी। मेरे पिताजी का ऑफिस नहर के किनारे व्यावसायिक क्षेत्र में था। उससे 2 मील दूर हमारा 2 मंजिला घर था, एक पुरानी सी इमारत जिसकी छत लाल पत्थरों की बनी थी, और चौड़ी सी बालकनी के दोनों किनारों पर पत्थर के ड्रैगन थे। हमारे बगीचे में लगभग पूरे साल फूल खिले रहते थे। बटाविया में यदि कोई चीज़ बमबारी से अधिक नियमित थी, तो वह थी बारिश, जो लगभग रोज दोपहर को छत से होती हुई नीचे केले के पत्तों पर गिरती थी। जावा की गर्म तपती दोपहरों में बारिश का हमेशा स्वागत होता था। बटाविया में विमान भेदी बंदूकें नहीं थीं, कम से कम हमने तो उनके वहां होने के बारे में नहीं सुना था, और जापानी बम वर्षक अपनी मर्जी से आते थे और दिन दहाड़े बम गिराकर चले जाते थे। कभी कभी बम शहर में भी गिर जाते थे। एक दिन मेरे पिताजी के ऑफिस के बगल वाली इमारत पर बम सीधे आकर गिरा और इमारत टूटकर नदी में गिर गई। वहां काम करने वाले बहुत से कर्मचारी मारे गए। स्कूल बंद हो गए। सोनू और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम घर में रहकर डार्टर्स या कैरम खेलते, कालीन पर कुश्ती लड़ते या ग्रामोफोन पर गाने सुनते। हमारे पास ग्रेसी फील्ड्स, हैरी लॉडर, जॉर्ज फॉमरबी और आर्थर एस्की के रिकॉर्ड्स थे, जो वर्ष 1940 की शुरुआत के लोकप्रिय ब्रिटिश गायक थे। आर्थर एस्की का एक गाना था जिसके शब्द एडोल्फ हिटलर का मजाक उड़ाते थे। एडोल्फ, we are gonna hang up your washing on the ceasefire line if the ceasefire line is still there। हम यह सोचकर खुश हो जाते थे कि ब्रिटेन के लोग युद्ध जीतने के प्रति आश्वस्त थे। एक दिन सोनो ने कहा, बम बटाविया में गिर रहे हैं, गांव की तरफ नहीं, क्यों ना हम साइकिल लेकर शहर से बाहर चलें? मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आ गया। सुबह के ऑल क्लियर, सब ठीक है, अलार्म के बाद हम अपनी साइकिलों पर सवार होकर शहर से बाहर की ओर निकल पड़े। मैंने साइकिल किराए पर ली थी, लेकिन सोनो के पास उसकी अपनी साइकिल थी। वह साइकिल उसके पास 5 वर्ष की उम्र से थी और उसे आए दिन मरम्मत की ज़रूरत पड़ती रहती थी। इस साइकिल की आत्मा इसे छोड़कर चली गई है, वह कहा करता था। हम दोनों के पिताजी काम पर गए थे। सोनो को माँ बाजार गई थी। हवाई हमले के दौरान वह सबसे सुरक्षित दुकान में पनाह ले लेती थी और 1 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाली थी।
हमारा अंदाज़ा था कि हम लंच दिन के भोजन से पहले वापस आ जाएंगे। हम जल्दी ही शहर से बाहर पहुंच गए, एक ऐसी सड़क पर जो चावल के खेतों, अनानास के बागों और सिनकोना के बागानों से होकर गुजरती थी। हमारी दाईं ओर गहरे हरे पहाड़ थे, बाईं ओर नारियल के पेड़ों की कतारें और उनके आगे समुद्र। चावल के खेतों में बहुत सी औरतें और मर्द काम कर रहे थे, जिनके पैर घुटनों तक मिट्टी से नहाए हुए थे। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्होंने चौड़े किनारे वाले हैट पहने हुए थे। कहीं कहीं एक आध भैंस कीचड़ भरे मटमैले पानी में बैठी दिखाई दे रही थी। एक भैंस की पीठ पर एक नंगा लड़का पसरा हुआ था। हमने नारियल के पेड़ों के बीच का ऊबड़ खाबड़ रास्ता चुना। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे तक लगे हुए थे। अपनी साइकिलें पथरीली जमीन पर छोड़कर हम रेतीले बीच पर दौड़ते हुए छिछले पानी में कूद गए। पानी में ज्यादा आगे मत जाना, सोनो ने चेतावनी दी, वहां शार्क्स हो सकती हैं। पानी में पत्थरों पर चलते हुए हमने अच्छे अच्छे शंख खोजे और फिर एक बड़े से पत्थर पर बैठकर समुद्र को देखने लगे, जिसके स्वच्छ व नीले पानी में एक जहाज शांति से आगे बढ़ रहा था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि आधी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ था और बटाविया, जो इस जगह से सिर्फ 2 या 3 मील की दरी पर था, युद्ध के बिल्कुल बीच में था। घर वापस लौटते समय हमने चावल के खेतों के बीच से एक छोटा रास्ता लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर हमें पता चला कि हमारी साइकिलों के टायर कीचड़ में फंस गए थे। इस वजह से हमें घर लौटने में देर हो गई। ऊपर से हम रास्ता भी भूल गए और शहर के ऐसे इलाके में पहुंच गए जिससे हम अनजान थे। हम शहर में घुसे ही थे कि सायरन की आवाज आने लगी और कुछ ही देर में हवाई जहाज के इस दिशा में आने की भी। क्या हम साइकिल से उतरकर कहीं पनाह ले लें? मैंने सोनो को आवाज लगाकर पूछा। नहीं, जल्दी से घर चलते हैं, सोनो चिल्लाकर बोला। बम यहाँ नहीं गिरेंगे। लेकिन वह गलत सोच रहा था। हवाई जहाज काफी नीचे उड़ रहे थे। मैंने एक पल के लिए नजरें उठाईं तो देखा एक भयावह जापानी लड़ाकू बम वर्षक ने सूरज को ढका हुआ है। हम पूरी ताकत से पैडल मारने लगे, लेकिन हम मुश्किल से 50 गज आगे ही बढ़े होंगे कि हमारी दाईं ओर के कुछ मकानों के पीछे एक भीषण विस्फोट हुआ। दहशत के मारे हमारी साइकिलें सड़क पर गोल गोल घूमने लगीं और हम नीचे गिर पड़े। हमारी साइकिलें जैसे विस्फोट के प्रभाव में आकर एक दीवार से टकरा गईं। मुझे अपने हाथों में तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे मुझे सैकड़ों छोटे छोटे कीड़ों ने काट लिया हो। मेरे शरीर पर कई जगह खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। सोनो भी पेट के बल रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा उसके भी माथे और हाथों पर मेरे जैसी खरोंचें लगी हुई थीं, जो शायद बारूद के नन्हे कणों के उड़ने से लगी थीं। हम जल्दी से उठकर खड़े हो गए और अपने घर की दिशा में भागने लगे। हमारी मुड़ी टुड़ी साइकिलें लावारिस सी सड़क पर ही पड़ी रहीं। तुम दोनों सड़क से अलग हटो, किसी ने खिड़की से पुकारकर हमें चेतावनी दी, लेकिन हम तब तक दौड़ते रहे जब तक घर नहीं पहुंच गए, और इतना तेज दौड़े जितना हम जिंदगी में कभी नहीं दौड़े थे। मेरे पिताजी और सोनू की माँ और पिताजी खुद भी हमें खोजते हुए सड़क पर भाग रहे थे जब हम दौड़ते हुए आकर उनकी बाहों में गिर पड़े। कहाँ थे तुम दोनों? क्या हुआ तुम दोनों को? ये खरोंचें कहाँ से लगीं तुम्हें? सब निरर्थक से प्रश्न थे, लेकिन इससे पहले कि हम सांस लेकर कुछ बताते, हमें उठाकर अपने अपने घर ले जाया गया। पिताजी ने मेरी खरोंचें और चोटें साफ की। मेरे चिल्लाने पर ध्यान न देते हुए मेरे चेहरे और पैरों पर आयोडीन लगाया और फिर मेरे पूरे चेहरे पर प्लास्टर चिपका दिया। सोनू और मैं बुरी तरह डर गए थे और उस दिन के बाद कभी घर से दूर नहीं गए। उस रात पिताजी ने कहा, मुझे लगता है हम 1-2 दिन में यहाँ से निकल सकते हैं। क्या दूसरा जहाज आ गया है? नहीं। फिर हम कैसे जाएंगे? प्लेन से? थोड़ा इंतजार करो बेटा, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने साथ ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे, सिर्फ उतना ही ले जाएंगे जितना 2 एयरबैग्स में आ जाए। और स्टैम्प कलेक्शन का क्या होगा? मेरे पिताजी का स्टैम्प कलेक्शन
डाक टिकटों का संग्रह काफी कीमती था और कई खंडों में था। बदकिस्मती से हमें उसका बड़ा हिस्सा यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं मी हार्मोनों से उसे संभाल के रखने की विनती करूंगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, अगर समाप्त हुआ तो हम आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन हम एक या दो तो अपने साथ ले जा सकते। एक ले चलेंगे, हमारे पास एक की ही जगह होगी और अगर हमें बॉम्बे में पैसों की जरूरत होगी तो हम स्टैम्प्स बेच देंगे। बॉम्बे? वो तो इंडिया में है। मुझे लगा हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। पहले हमें इंडिया जाना पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सोनू को बगीचे में अपने जैसे ही प्लास्टर चिपकाए हुए देखा। उसकी भी एक टांग में बैंडेज बंधा हुआ था। फिर भी वह हमेशा की तरह प्रसन्न चित्त लग रहा था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान आ गई। हम कल जा रहे हैं, मैंने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा, सोमो ने कहा, लेकिन मुझे खुशी भी होगी क्योंकि तुम जापानियों से बच जाओगे। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, जरूर आना। और फिर जब हम बड़े हो जाएंगे तो साथ में दुनिया की सैर करेंगे। मैं इंग्लैंड और अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और जापान सब देखना चाहता हूँ। मुझे हर जगह जाना है। हम हर जगह नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह हमें बहुत जल्दी उठना था। हमने अपना सामान रात को देर तक जागकर बांध लिया था। हम अपने साथ कुछ कपड़े, पिताजी के ऑफिस के कुछ कागजात, एक जोड़ी दूरबीन, एक स्टैम्प एल्बम और कुछ चॉकलेट्स ले जा रहे थे। मुझे चॉकलेट्स और स्टैम्प एल्बम ले जाने की खुशी तो थी, लेकिन मुझे अपनी बहुत सी प्रिय चीज़ें छोड़नी भी पड़ रही थीं। अपनी प्रिय किताबें, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स, एक पुरानी समुराई तलवार, एक ट्रेन सेट और एक डार्ट बोर्ड। मुझे संतोष इस बात का था कि वह सारा सामान किसी अजनबी के पास नहीं, बल्कि सोनू के पास रहने वाला था। भोर की पहली किरण के साथ एक ट्रक हमारे घर के सामने आकर रुका। उसे एक डच व्यापारी मीकेंस चला रहे थे, जो मेरे पिताजी के साथ काम करते थे। सोनू पहले से ही गुड बाय कहने के लिए गेट पर खड़ा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, उसने कहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली में एक चिकनी ठोस चीज रख दी। मैंने उसे पकड़ लिया और रोशनी के सामने लाकर देखा। वह एक नन्हा खूबसूरत सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा था, हल्के नीले जेड, एक कीमती पत्थर का बना हुआ। ये तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगा, सोनू ने कहा। थैंक यू, मैंने कहा। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। और मैंने वह नन्हा सी हॉर्स अपनी जेब में रख लिया। चलो अंदर बैठो बेटा, पिताजी ने कहा और मैं आगे की सीट पर उनके और मी ह्यूकिंस के बीच में बैठ गया। जब ट्रक का इंजन चालू हुआ तो मैंने मुड़कर सोनू की ओर हाथ हिलाया। वह मुस्कुराता हुआ अपने बगीचे की दीवार पर बैठा था। उसने मुझे पुकार कर कहा, हम सब जगह जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जब ट्रक सड़क के अंत तक पहुंच गया, तब भी वह अपना हाथ हिला रहा था। हमारा ट्रक बटाविया की सूनी शांत सड़कों पर जले हुए ट्रक और ध्वस्त इमारतों को पार करता हुआ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद हम उस सोते हुए शहर को काफी पीछे छोड़कर वनाच्छादित पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। रात को बारिश हुई थी और जब हरियाली से भरी पहाड़ियों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, तो पेड़ पौधों की गीली पत्तियां चमक रही थीं। जंगल की रोशनी गहरे हरे रंग से बदलकर हरियाली लिए सुनहरे रंग की हो गई थी और कहीं कहीं पर खिले तरही के आकार के फूलों के रंग के कारण सुर्ख लाल या नारंगी भी। उन सभी अद्भुत फूलों और पौधों के नाम जान पाना असंभव था। वो सड़क एक घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन के बीच से रास्ता काटकर बनी थी और उसके दोनों ओर पेड़ जैसे धूप पाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। लेकिन उन्हें उन लताओं और बेलों ने जकड़ रखा था जो उन संघर्षरत पेड़ों पर अपने आहार के लिए निर्भर थीं। कभी कभी कोई जेला रंग, जावा में पाई जाने वाली एक बड़ी गिलहरी
ट्रक की आवाज़ से भयभीत होकर पेड़ों के बीच से निकल कर आती और फिर वन की गहराई में गायब हो जाती। हमने बहुत से पक्षी देखे, मोर, जंगल फॉल और एक बार सड़क के किनारे शान से खड़ा कलगीदार कबूतर भी देखा, जिसका विशाल आकार और शानदार कलगी इतनी दूर से भी हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मी ह्यूकेंस ने ट्रक की गति धीमी कर दी ताकि हम उस अद्भुत पक्षी को अच्छी तरह देख सकें। उसने अपना सिर झुकाया तो उसकी कलगी जमीन को स्पर्श करने लगी। फिर उसने अपने मुंह से टर्की की आवाज के बजाय एक धीमी, खोखली सी आवाज निकाली। जब हम एक छोटी सी क्लियरिंग वन में एक साफ और खाली स्थान पर पहुंचे तो नाश्ता करने के लिए रुक गए। उसके आसपास काली, हरी, सुनहरी तितलियां मंडरा रही थीं। वन का सन्नाटा सिर्फ हवाई जहाज़ों की आवाज़ से भंग हो रहा था, उन जापानी लड़ाकू विमानों की आवाज़ से जो शायद बटाविया या कहीं और बमबारी करने जा रहे थे। मुझे सोनो का ख्याल आ गया और मैं सोचने लगा कि वह घर पर क्या कर रहा होगा। शायद ग्रामोफोन पर गाने सुन रहा होगा। हमने उबले अंडे खाए, थर्मस में से चाय पी और एक बार फिर ट्रक में बैठकर अपने सफ़र पर चल दिए। शायद उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि जो अगली चीज़ मुझे याद है वह यह है कि हम तेज़ी से एक ढलवां एवं घुमावदार सड़क पर जा रहे थे और मुझे दूर एक शांत नीली खाड़ी नजर आ रही थी। हम फिर समुद्र के पास पहुंच गए। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पिताजी ने कहा। लेकिन अब हम बटाविया से लगभग 100 मील दूर आ चुके हैं, द्वीप के दूसरे हिस्से में। तुम जिसे देख रहे हो वो सुंदा स्ट्रेट्स है। फिर उन्होंने खाड़ी के पानी में खड़ी हुई एक चमकीली सफ़ेद चीज़ की ओर इशारा किया। वह रहा हमारा जहाज़, उन्होंने कहा। सी प्लेन, समुद्री विमान। मैंने उत्साहित होकर कहा, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। ये हमें कहाँ ले जाएगा? शायद बॉम्बे। मुझे ऐसी उम्मीद है। हमारे पास ज़्यादा जगहें बची कहाँ हैं जाने के लिए। वह एक बहुत पुराना सी प्लेन था। कोई भी उसका कप्तान उसके पायलट को कप्तान कहा जाता था भी इस बात का दावा नहीं कर सकता था कि वह टेक ऑफ कर पाएगा। मी ह्यूकेंस हमारे साथ नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि प्लेन अगले दिन उनके लिए वापस आने वाला था। मेरे पिताजी तथा मेरे अलावा 4 और यात्री थे और एक के अलावा सभी डच थे। वह अकेला यात्री लंदन का था, एक मोटर मैकेनिक, जो जावा में तब छूट गया था जब उसकी टुकड़ी को वहां से बचाकर निकाला गया था। उसने बाद में हमें बताया कि उसे चीनी आवास में एक बार नींद आ गई थी और कुछ घंटों बाद वह उठा तो उसे पता चला उसकी रेजिमेंट, सैन्य दल वहां से निकल चुकी थी। वह कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था, लेकिन हमारी तरह अपना कॉलर खुला छोड़ देने के बजाय उसने एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लगाया हुआ था जो उसकी चटक गुलाबी टाई के पीछे से झांक रहा था। आपको यहाँ देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है सर, उसने मेरे पिताजी से हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही मैंने आपको देखा मैं समझ गया कि आप यॉर्कशायर से हैं। ये हमारे सांग फ्राइड आत्मसंयम धैर्य से पता चलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसका मतलब था संग फ्रॉइड, जो एक फ्रेंच शब्द था। अभी तक मैं इन अजीब सी भाषा बोलने वाले विदेशियों के साथ फंसा हुआ था, जिनकी बकबक का एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है ये पुराना सा टब हमें यहाँ से बचा के ले जाएगा? हाँ, ये कुछ डावांडोल सा लग तो रहा है, पिताजी ने कहा। इसे देखकर लग रहा है ये सबसे पहले बने फ्लाइंग बोट्स में से एक है। ये हमें बॉम्बे तक भी पहुंचा दे तो बहुत है। मैं तो बस जावा से बाहर निकलना चाहता हूँ, हमारे नए साथी ने कहा। मेरा नाम मगरिज है। आपसे मिलकर खुशी हुई मी, मगरिज। पिताजी ने कहा, मेरा नाम बॉन्ड है, ये मेरा बेटा है। मी। मगरिज ने मेरे बालों पर हाथ फिराया और मेरी ओर देखकर अपनी एक आंख दबा दी। कप्तान हमें अपने साथ एक छोटी से डोंगी में बैठने के लिए बुला रहा था, जो हमें कुछ दूर खड़े समुद्री विमान तक ले जाने वाली थी। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, मेरा मगरिज ने कहा। प्रार्थना कर लो और मनाओ कि हम सकुशल यहाँ से निकल जाएं।
विमान के उड़ने में काफी समय था। उसे पानी में कई बार चलना पड़ा और फिर एक शराबी की तरह डगमगाते हुए वह धीरे धीरे स्वच्छ नीले आसमान की ओर उठने लगा। एक पल के लिए तो मैं सोचने लगा था कि हम समुद्र में ही जाने वाले हैं। मी मगरिज अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोले, और मछली की बात करें तो मैं एक प्लेट फिश और चिप्स और एक बोतल बियर के बदले अपना 1 सप्ताह का वेतन देने को तैयार हूँ। मैं बॉम्बे में तुम्हारे लिए बियर खरीद दूंगा, मेरे पिताजी ने कहा। आप अंडा लेंगे? मुझे याद आया कि हमारे एक बैग में अभी भी कुछ उबले अंडे बचे हुए हैं। शुक्रिया दोस्त, एमी मगरिज ने तत्परता से एक अंडा स्वीकार करते हुए कहा। एक असली अंडा। मैं पिछले 6 महीनों से अंडों के पाउडर से काम चला रहा हूँ। आर्मी में वही मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वह भी मुर्गी के अंडों से नहीं बनता, कछुए या मुर्गाबी के अंडों से बनता है। नहीं, मेरे पिताजी ने भावहीन चेहरे से कहा, सांप के अंडों से। मी मगरिज का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और फिर 1 घंटे तक लगातार दुनिया भर के विषयों पर बोलते रहे, जिनमें चर्चिल, हिटलर, रूजवेल्ट, महात्मा गांधी और बेट्टी ग्रेबल भी शामिल थे। अंतिम नाम अपनी खूबसूरत टांगों के कारण मशहूर था। यदि उन्हें मौका मिला होता तो वे बॉम्बे पहुंचने तक बोलते रहते, लेकिन तभी हमारे प्लेन में एक थरथराहट हुई और वह फिर से हिचकोले खाने लगा। मुझे लगता है इसका इंजन परेशान कर रहा है, पिताजी ने कहा। जब मैंने खिड़की के कांच से बाहर झांका तो मुझे लगा जैसे समुद्र की लहरें तेजी से हमसे मिलने आ रही थीं। सह पायलट यात्रियों के केबिन में आया और डच भाषा में कुछ बोला। यात्रियों के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी और वे जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट्स बांधने लगे। आखिर उस बेवकूफ ने कहा क्या? एमिन मगरिज ने पूछा। मुझे लगता है उसे प्लेन छोड़ना पड़ेगा, पिताजी ने कहा, जो इतनी डच जानते थे कि उसने जो कहा था उसका अंदाजा लगा सकें। ये क्या कह रहे हैं आप? मिन मगरिज घबराकर बोले, ईश्वर हमारी मदद करें। और बॉम्बे अब भी कितनी दूर है सर? अभी सैकड़ों मील दूर है, पिताजी ने कहा। क्या तुम तैरना जानते हो दोस्त? मिच मगरिज ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे तक तैर के नहीं जा सकता। आप कितनी दूर तक तैर सकते हैं? 1 बाटब की लंबाई जितना, उन्होंने जवाब दिया। चिंता मत करो, पिताजी ने कहा। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी लाइफ जैकेट ठीक से बंधी है। हमने अपनी लाइफ जैकेट संभाली। पिताजी ने मेरी जैकेट को 2 बार जांचकर सुनिश्चित कर लिया कि वह ठीक से बंधी हुई थी। पायलट ने अब तक दोनों इंजन काट दिए थे और विमान गोल गोल घूमते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन वह विमान की गति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए विमान एक ही तरफ झुक रहा था। सही तरीके से लैंड करने के बजाय वह अपने एक पंख की नोक के बल नीचे उतरा और इस वजह से समुद्र की तेज लहरों के बीच विमान जोरों से चक्कर खाने लगा। जब उसने पानी का स्पर्श किया तो एक जोरदार झटका लगा और यदि हमने सीट बेल्ट्स नहीं बांधी होती तो निश्चित रूप से हम गिर पड़ते। फिर भी मी मगरिज का सिर आगे वाली सीट से टकरा ही गया और फिर उनकी नाक से खून बहने लगा और जुबान से गालियां निकलने लगीं। जैसे ही विमान स्थिर हुआ, पिताजी ने मेरी सीट बेल्ट खोल दी। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल नहीं था। केबिन में पानी भरना शुरू हो गया था और सभी यात्री सिवाय एक के, जो गर्दन टूट जाने के कारण अपनी सीट पर मृत पड़ा था, बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। सह पायलट ने एक लीवर खींचा तो दरवाज़ा खुल गया और हमें समुद्र की ऊंची लहरें जख्मी विमान के किनारों पर आक्रमण करती दिखाई देने लगीं। पिताजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकास की ओर ले जा रहे थे। जल्दी करो बेटा, वो बोले, हम बहुत देर तक पानी के ऊपर नहीं रह पाएंगे। जरा मदद कीजिए, मिन मगरिज अपनी लाइफ जैकेट से संघर्ष करते हुए चिल्लाए। एक तो मेरी नाक से खून निकलता जा रहा है और अब ये लाइफ जैकेट अटक गई है। पिताजी ने पहले उनकी जैकेट ठीक करने में मदद की और फिर उन्हें हमसे पहले गेट से बाहर निकाल दिया।
जब हम तैरकर सी प्लेन से दूर जा रहे थे, मी मगरिज भी हमारे बगल में जोर से हाथ पैर चला रहे थे। हमें पानी में मौजूद अन्य यात्रियों का भी ध्यान था। उनमें से एक ने डच भाषा में चिल्लाकर हमें अपने पीछे आने के लिए कहा। हम उसके पीछे तैरते हुए डिंगी की ओर जा रहे थे, जो हमारे पानी में उतरते ही खोल दी गई थी। लहरों पर मचलती वह पीले रंग की डिंगी हमारे लिए उतनी ही सकदाई थी जितनी कि जमीन। जितने भी यात्रियों ने प्लेन छोड़ा था, वे सभी डिंगी में चढ़ने में कामयाब हो गए। हम कुल मिलाकर 7 थे, 60 भरे हुए। हम डिंगी में ठीक से बैठे ही थे कि मी मगरिज, जो अभी भी अपनी नाक को पकड़े हुए थे, बोले, वो गया हमारा प्लेन। हम असहाय से देखते रहे और समुद्री विमान धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए लहरों के नीचे समा गया। डिंगी में भी काफी पानी भर गया था और जल्दी ही हर कोई उसे निकालने में व्यस्त हो गया। मग से डिंगी में 2 मग थे। हैट से कुछ नहीं मिला तो हाथों की अंजलि से। एक जगह हल्का सा उभार था और बार बार डिंगी पानी से आधी भर जाती थी, लेकिन आधे घंटे में सब ने मिलकर लगभग पूरा पानी बाहर निकाल दिया। उसके बाद बारी बारी से पानी निकालने का काम करना संभव हो गया। 2 लोग पानी निकालते और बाकी आराम करते। मुझसे इस काम में मदद करने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मदद की, पिताजी की 16 टोपी का इस्तेमाल करके। हम कहाँ हैं? एक यात्री ने पूछा। किसी भी जगह से बहुत दूर, दूसरे ने जवाब दिया। हिंद महासागर में कुछ द्वीप तो होंगे ही, लेकिन उनमें से एक तक पहुंचने के पहले हमें कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ सकता है। कई दिन या कई हफ्ते भी। कप्तान ने कहा, चलो हम अपने राशन पर नजर डाल लें। डिंगी में जरूरत की पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। बिस्किट्स, किशमिश, चॉकलेट्स हमने अपनी खो दी थी और 1 सप्ताह चलने जितना पानी भी था। एक फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरी दवाओं का डिब्बा भी था, जिसका फौरन ही इस्तेमाल कर लिया गया क्योंकि इमी मगरिज की नाक को उपचार की सख्त आवश्यकता थी। कुछ और यात्रियों को भी छोटी मोटी चोटें या खरोंचें लगी थीं। एक यात्री को सिर में जोर की चोट लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त चली गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब हिंद महासागर के बीचों बीच क्यों तैर रहे हैं। उसे लग रहा था कि हम लोग बटाविया से कुछ मील दूर क्रूज पर आए हैं। डिंगी जब समुद्र की लहरों के बीच ऊपर नीचे हो रही थी तो उसकी असामान्य गति से सभी सी सिक समुद्र में घबराहट होना और चक्कर आना हो रहे थे। चूंकि कोई कुछ खाने की स्थिति में ही नहीं था, इसलिए 1 दिन का राशन बच गया। धूप बहुत तेज थी और पिताजी ने मेरे सिर को एक बड़े से बिंदी वाले रूमाल से ढक दिया था। उन्हें हमेशा से पीली बिंदियों वाले बड़े रुमाल पसंद थे और वे अपने साथ कम से कम वैसे 2 रुमाल तो हमेशा रखते ही थे, इसलिए उनके पास अपने लिए भी एक रुमाल था। 16 टोपी, जो समुद्र के पानी से अच्छी तरह भीगी हुई थी, मी मगरिज के काम आ रही थी। जब मैं अपनी घबराहट और चक्कर से कुछ उभरा, तब मुझे अचानक पिताजी के कीमती स्टैम्प एल्बम की याद आई और मैं उठकर बैठ गया। हमारे स्टैम्प्स, आप स्टैम्प्स एल्बम लाए कि नहीं डैड? उन्होंने अफसोस में सिर हिलाया। अब तक तो वह समुद्र के नीचे पहुंच चुका होगा, उन्होंने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने कुछ दुर्लभ स्टैम्प्स अपने वॉलेट में रखे हैं। और उन्होंने खुश होते हुए अपनी शर्ट की जेब थपथपाई। डिंगी पूरे दिन तैरती रही, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह हमें कहाँ लेकर जा रही है। शायद ये गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर रही है। मी मगरिज ने हताशा से कहा। हमारे पास न कोई कंपास था और न पाल, और चप्पू होते तो भी हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते। हमारे पास खद को धारा के हवाले छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद के साथ कि वह हमें किसी जमीन की ओर तो ले ही जाएगी, या कम से कम किसी गुजरते जहाज के इतने नजदीक कि कोई हमारी पुकार सुन सके। सूरज सुर्ख लाल होता हुआ धीरे धीरे अस्त हो गया, जैसे समुद्र में समा गया हो। अंधेरा हमें घेरने लगा था। वह एक अंधेरी बिना चांद की रात थी और हमें लहरों के ऊपर के सफेद झाग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पिताजी के कंधों पर सिर रखकर लेटा हुआ था और आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था।
शायद तुम्हारा दोस्त सोनो भी आज आसमान में इन्हीं सितारों को देख रहा होगा। पिताजी ने कहा, दुनिया इतनी बड़ी भी नहीं है। हाँ, और हमारे चारों ओर सिर्फ समुद्र ही है। अंधेरे में से मी मगरिज की आवाज आई। सोनो की याद आई तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके दिए सी हॉर्स को वहां सुरक्षित पाकर आश्वस्त हो गया। मेरे पास सोनो का दिया सी हॉर्स अभी भी है। मैंने पिताजी को सोनो का तोहफा दिखाते हुए कहा, इसे संभाल कर रखो। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए अच्छी किस्मत ला सकता है। क्या सी हॉर्सेस भाग्यशाली होते हैं? क्या पता, लेकिन उसने तुम्हें यह प्यार से दिया है और प्यार प्रार्थना जैसा होता है, इसलिए इसे संभाल कर रखो। मैं उस रात ज्यादा देर नहीं सोया। शायद कोई भी ठीक से नहीं सोया था। कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहा था, सिवाय मी मगरिज के, जो लगातार ठंडी बियर और सलामी के बारे में कुछ बोलते जा रहे थे। अगले दिन मुझे ज्यादा घबराहट नहीं हुई। 10 बजते बजते मुझे जोर से भूख लगाई थी, लेकिन नाश्ते में हमें सिर्फ 2 बिस्किट्स, एक टुकड़ा चॉकलेट और थोड़ा सा पानी मिला। दिन बहुत गर्म था और हमें जल्दी ही फिर प्यास लग गई, लेकिन सबने यह फैसला किया कि हमें अपने खाने पीने पर कड़ाई से नियंत्रण रखना पड़ेगा। 2-3 यात्री अभी भी बीमार थे, लेकिन बाकी मी मगरिज समेत अपनी भूख और हिम्मत वापस पा चुके थे और अब अपने बचाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। डिंगी में डिस्ट्रेस रॉकेट्स, आपदा में संकेत देने के काम आने वाले रॉकेट हैं क्या? पिताजी ने पूछा। यदि हमें कोई जहाज या प्लेन दिखाई देता है तो हम एक रॉकेट छोड़ सकते हैं। हो सकता है किसी की नज़र हम पर पड़ जाए, वरना दूर से हमें देखे जाने की संभावना बहुत कम है। डिंगी के एक एक कोने में खोजा गया, लेकिन कोई रॉकेट नहीं मिला। किसी ने पिछले गाय फॉक्स डे पर उसका इस्तेमाल कर लिया होगा। मी मगरिज ने टिप्पणी की। हॉलैंड में गाय फॉक्स डे नहीं मनाया जाता। पिताजी ने कहा, गाय फॉक्स अंग्रेज था। आह, मी मगरिज बोले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ज्यादातर महान व्यक्ति अंग्रेज ही होते हैं। और ये गाय फॉक्स साहब ने कौन सा कमाल किया था? संसद को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, पिताजी ने कहा। उस दिन दोपहर में हमने पहली बार शार्क मछलियां देखीं। वे विशालकाय मछलियां जब नाव के नीचे सरकतीं तो लगता कि उनके धक्के से नाव उलट जाएगी। कुछ देर बाद वे चली गईं, लेकिन शाम को फिर वापस आ गईं। रात को जब मैं पिताजी की बगल में नींद से भरा लेटा हुआ था, मुझे अपने चेहरे पर पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा समुद्र की लहरों का छींटा होगा, लेकिन जब छींटे बंद नहीं हुए तब मुझे समझ में आया कि बारिश हो रही थी। बारिश! मैं उठकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, बारिश हो रही है। सब लोग जाग गए और मग, टोपी और दूसरी चीजों से पानी बाहर निकालने में लग गए। मी मगरिज अपना मुंह खुला रखकर लेटे रहे और बारिश का पानी पीते रहे। ये ज्यादा अच्छा है, वह बोले। दुनिया भर की धूप और रेत ले लो, पर मुझे इंग्लैंड में एक बारिश का दिन दे दो। लेकिन सुबह तक बादल छंट गए थे और मौसम पहले दिन से भी ज्यादा गर्म था। कुछ ही देर में हम धूप की गर्मी से झुलस कर लाल हो गए। दोपहर तक मी मगरिज भी शांत हो गए। किसी में भी बोलने की शक्ति नहीं बची थी। फिर मेरे पिताजी फुसफुसाए, तुम्हें किसी प्लेन की आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मैंने ध्यान से सुना और लहरों की सरसराहट के ऊपर मुझे दूर से आती एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। वह काफी दूर रहा होगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे थे। हो सकता है वह सूर्य की दिशा में उड़ रहा हो और तेज धूप में हमारी आंखें चौंधिया गई थीं, इसलिए वह हमें नजर न आ रहा हो। और यह भी हो सकता था कि वह आवाज सिर्फ हमारी कल्पना की उपज हो। उसके बाद अपनी याददाश्त खो चुके डच यात्री को लगा कि उसने जमीन देखी है और वह क्षितिज की ओर इशारा करके बार बार कहने लगा, वो रहा बटाविया, मैं कह रहा था ना कि हम किनारे के करीब हैं। बाकी लोगों को कछ नहीं दिख रहा था। मतलब मेरे पिताजी और मैं अकेले नहीं थे जो कल्पना कर रहे थे। पिताजी बोले,
इससे यह साबित होता है कि इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है, भले ही देखने के लिए कुछ न हो। शार्क मछलियां अभी भी हमारे आसपास थीं। मी मगरिज को उनसे चिढ़ हो रही थी। उन्होंने अपना जूता उतारा और सबसे नजदीक वाली शार्क के ऊपर फेंका, लेकिन शार्क ने जते पर ध्यान नहीं दिया और हमारे पीछे तैरती रही। अगर आपका पैर भी उस जूते में होता, मी मगरिज, तो शार्क ने उसे स्वीकार कर लिया होता। पिताजी ने चुटकी ली। आप लोग अपने जूते मत फेंकिए, कप्तान ने कहा। हमें किसी निर्जन समुद्र तट पर उतरकर सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ सकता है। शाम को हल्की हवा चलने लगी और हमारी डिंगी लहरों पर ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। आखिरकार हम आगे बढ़ रहे हैं, कप्तान ने घोषणा की। परिक्रमा कर रहे हैं, मिन मगरिज बोले। लेकिन हवा में बहुत ताजगी थी। उसने हमारे जलते हाथ पैरों को शीतल कर दिया और फिर हमें नींद भी आ गई। आधी रात को भूख से मेरी नींद खुल गई। तुम ठीक हो ना? पिताजी ने पूछा। वह बिल्कुल नहीं सोए थे। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। क्या खाना पसंद करोगे तुम? संतरे। हमारे पास संतरे तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक टुकड़ा चॉकलेट बचाकर रखी है, और थोड़ा सा पानी भी है, अगर तुम्हें प्यास लगे तो। मैं चॉकलेट को बहुत देर तक अपने मुंह के रखकर चुगलाता रहा, ताकि वह जल्दी खत्म न हो। फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी पिया। आपको भूख नहीं लगी है? मैंने पूछा। बहुत जोर से लगी है। मैं एक पूरा टर्की खा सकता हूँ। जब हम बॉम्बे या मद्रास या कोलंबो या जहाँ भी हमें ये डिंगी ले जाए पहुँच जाएंगे, तो हम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में चलेंगे और ऐसे खाएंगे जैसे 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 किसी तबाह हो चुके जहाज के नाविक, मैंने कहा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है हम कभी जमीन तक पहुंच पाएंगे, डैड? हाँ, मुझे विश्वास है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह हमें सीगल्स दिखे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीगल्स का दिखना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि किनारा अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक डिंगी 30-40 मील का फासला तय करने में भी कई दिन लगा सकती थी। समुद्री पक्षी शोर मचाते हुए हमारी डिंगी के ऊपर चक्कर काट रहे थे। पिछले 3 दिनों और 3 रातों में हवा, समुद्र और अपनी खुद की थकी हारी आवाज़ें सुनने के बाद ये पहली परिचित आवाज़ें थीं जो हमारे कानों में पड़ रही थीं। शार्क मछलियाँ गायब हो चुकी थीं और यह भी हमारे लिए एक उत्साहवर्धक संकेत था। उन्हें पानी में फैल रही तेल की चिकनाई पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही देर में पक्षी हमसे दूर चले गए और हमें डर लगने लगा कि कहीं हम फिर किनारे से दूर न जा रहे हों। परिक्रमा, मी मगरिज ने फिर से कहा। परिक्रमा। हमारे पास 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था, लेकिन कोई 1 सप्ताह और समुद्र में बिताने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। सूरज आग के गोले जैसा तप रहा था। हमारे पास सबकी प्यास बुझाने जितना पानी नहीं था। दोपहर तक हमारी उम्मीद और हिम्मत दोनों हमारा साथ छोड़ने लगी। पिताजी के मुंह में उनका पाइप था। उनके पास तंबाकू नहीं था, लेकिन उन्हें अपने दांतों के बीच पाइप दबाना अच्छा लगता था। वह कहते थे कि इससे मुंह कम सूखता है। शार्क्स वापस आ गई थीं। मी मगरिज ने अपना दूसरा जूता भी उनके ऊपर फेंक दिया। इंग्लैंड की गर्मियों में बारिश जैसी खूबसूरत कोई चीज नहीं होती, वे बुदबुदाए। मैं डिंगी के गड्ढे में पिताजी के बड़े से रूमाल से अपना चेहरा ढक कर सो गया। रूमाल पर बनी पीली बिंदियां जैसे ढेर सारे गोल गोल घूमते सूरजों में बदल गईं। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने ऊपर एक बड़ी सी छाया झुकी हुई देखी। पहले मुझे लगा वह बादल था, लेकिन वह तो हिलती डुलती छाया थी। पिताजी ने मेरे चेहरे पर से अपना रूमाल हटाते हुए कहा, अब उठ जाओ बेटा, हम जल्दी ही घर पहुंचने वाले हैं। हमारे बगल में मछुआरों की एक नाव थी और वह छाया उसी की चौड़ी लहराती पाल की थी। बहुत से तांबई रंग के मछुआरे, हमें बाद में पता चला कि वे बर्मीज थे,
मुस्कुराते और लगातार बोलते हुए अपनी नाव के डेक छती से हमें देख रहे थे। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी और मैं बॉम्बे में थे। पिताजी ने अपने दुर्लभ स्टैम्प्स 1,000 रुपए से ज्यादा में बेच दिए और हम एक आरामदेह होटल में रहने लगे। मी मगरिज को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में हमें उनका एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंग्लैंड की बारिश बहुत खराब होती है। और हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। हम इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे क्या? अभी नहीं, पिताजी ने कहा। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तुम शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में जाओगे। लेकिन मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊं? क्योंकि मैं रॉयल एयरफोर्स यूके की वायुसेना में शामिल हो गया हूं, उन्होंने कहा। वह आगे बोले, चिंता मत करो, मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो रही है। मैं बीच बीच में आकर तुमसे मिलता रहूंगा। एक हफ्ते बाद मैं एक छोटी सी ट्रेन में बैठा था जो छुक छुक करती हुई शिमला के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। बहुत से भारतीय, एंग्लो इंडियन और अंग्रेज बच्चे रेल के डिब्बे में भरे हुए थे। मुझे उनके बीच में बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मैं उनके मजाक का पात्र था। लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं था। मैं जानता था पिताजी जल्दी ही मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही उन्हें अपना पहला वेतन मिलेगा, वह मेरे लिए कुछ किताबें, एक जोड़ी रोलर स्केट्स और एक क्रिकेट बैट लेकर आएंगे। तब तक मेरे पास सोनो का दिया जेड का सी हॉर्स तो था ही, और वह ऐसी हॉर्स आज तक मेरे पास है।